भारत में जीवन और कर्म। बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं से मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थीं। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी। इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनैतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदाय से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। जातकों के वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों को अलग अलग बस्तियों और गांव की स्थापना करते थे। इस तरह का एक गांव बढ़इयों का होता था, एक गांव लोहारों का होता था। इस तरह और पेशे के लोगों के अलग अलग गांव होते थे। ये खासकर पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादन की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी जरूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था, बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ौच में जहाज बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा, भागलपुर और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहीं से दक्षिण बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक जाते थे। भारत में लिखने की प्रथा भी बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तन पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेख को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में हैं, जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी लिपि में हैं। ईसा पूर्व 6वीं और शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है, हालांकि बाद के व्याकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। औषध विज्ञान की पुस्तकें भी थीं और अस्पताल भी। अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरि थे, किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकों में शुरू की सदियों में लिखी गई थीं। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं, शल्य चिकित्सा पर महर्षि सुश्रुत की। कहा जाता है चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है, उनकी पहचान और इलाज के तरीके भी। इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान,
स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर-फाड़ का भी उल्लेख है। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, यह सभी शामिल हैं। घाव के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व 3री-4वीं सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव ही था, जिससे अहिंसा पर बल दिया जाता था। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिसमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों के इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य जीवन को बिताना संभव हो जाता था। कुछ वर्षों तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे, जो कि इस बात के संकेत हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी कद्र की जाती थी। कहा जाता है कि जब कभी भी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे, जो तक्षशिला का स्नातक होता था। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यहीं से शिक्षा पाई थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बुद्ध काल में यह बुद्ध का ज्ञान केंद्र भी बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बुद्ध विद्यार्थी यहाँ खिंचे आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, हमारे लिए इतने पुराने और इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियां उपलब्ध हैं, उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभरकर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले, मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। आगे महावीर और बुद्ध। वर्ण व्यवस्था। जैन और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से काटकर अलग किए गए हैं और ये उसकी शाखाएं थे, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन हैं या उसके अस्तित्व को इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संघ बनाते हैं। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत है
कि वह सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया जाता है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बौद्ध दोनों ही समकालीन और दोनों जाति से क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु 544 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में हुई, तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख ईसा पूर्व 487 दी। यह अजीब संयोग है, मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैसाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैसाख के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जीवन में वेदना दुख पर बुद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपायों से है। दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम वर्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा, उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं? आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा, हाँ, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। बुद्ध कथा। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों को समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठी हुई शांत और धीर वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानी और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन से भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे दूर नहीं मालूम होते। उनकी वाणी हमारे कानों में धीमे स्वर से कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं है बल्कि शांत दृष्टि से उसका मुकाबला करना है तथा जीवन में विकास और प्रगति की ओर बड़े अवसरों को देखना है। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्शों को जन्म दे सकती है। चंद्रगुप्त और चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप से यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग पुरोहित के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली
और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार लिया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ खड़े हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। चंद्रगुप्त की मृत्यु के 2 ही वर्ष में सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। यह नया राज्य था कैसा? सौभाग्य से हमें एक पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी यूनानी भी। एक विवरण सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी, षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी जो कभी अपमान को ना भूलता हो, ना अपने लक्ष्य से ओझल होने देता हो। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके इस्तेमाल करता था। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता था और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि प्रिय शिष्य की तरह देखता था। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान और शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता था और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता था तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता था। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसमें चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत, व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार स्पष्ट किए गए हैं। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में बताया गया है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल है। इसमें विधवा विवाह को भी मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है और उसकी खुशहाली में।
वह उसी को अच्छा समझेगा जो प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगेगा। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी का मोहताज नहीं होता, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनैतिक कार्य करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है वह उसे हटाकर किसी दूसरे को जगह दे दे। सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाया। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे पछतावा हुआ। युद्ध में विरक्ति हुई। बुद्धि की शिक्षा से के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन और उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया है, अशोक अब आगे किसी भी प्रकार की हत्या, बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। फरमान में कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव हो महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म संयम हो, मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्धि की शिक्षा के प्रचार, नेकी और सद्भाव के काम में प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है, हर स्थान पर, हर समय। सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहे, चाहे जिस समय और जहां भी हो, वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठा बने स्तंभों की डिजाइन से निकाला गया था, जो पारसी पॉलिश की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्तिकला और दूसरे अवशेषों से भी भारतीय कला की विशेषता दिखाई पड़ती है। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है, बादशाहों के 10,000 नामों में जिनमें इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजा, महाराजा, शहंशाह
नाम गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमकता है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। इस पार्ट में इतना ही। आगे की किताब को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।